पूरी नई दिल्ली आदित्यपुर एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने की उद्घोषणा होते ही लोग अचानक हरकत में आ गए। कुछ ही देर पहले खाली खाली सा दिखाई देने वाला प्लेटफॉर्म अचानक भरा भरा नजर आने लगा। साहब, आपका सामान ट्रेन पर चढ़ा दूं? आवाज सुनते ही सुधीर बाबू अचानक हड़बड़ा गए। हाँ, इस ट्रॉली को जल्दी से ले चलो। A1 में सीट नंबर 15 पर चढ़ानी है। अभी भी उनके चेहरे पर टेंशन साफ साफ नजर आ रहा था। कुछ ही देर पश्चात उस कुली ने सामान को निर्धारित सीट पर पहुंचा दिया। पीछे पीछे सुधीर बाबू भी अपनी सीट तक पहुंच गए। कितने रुपये हुए? सर, 50 रुपये। सुधीर बाबू ने तुरंत ही 50 रुपये का नोट उस कुली को थमा दिए। साहब, एक बात पूछूं, आप करते क्या हैं? प्रोफेसर हूं। सुधीर बाबू ने तुरंत उत्तर दे दिया। तभी वह कुली गंभीरता से बोला, क्या फर्क पड़ता है साहब, आखिर काम तो दोनों का एक ही है। आप टेंशन रूपी बोझ उठाते हैं और मैं आप जैसे लोगों के सामानों का बोझ। सर, जिंदगी का आनंद लीजिए। तभी सीटी बजने के साथ ही गाड़ी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ने लगी। सर, बुरा मत मानिएगा, राजू कुली यूं ही कुछ भी बोल देता है। गाड़ी रफ्तार पकड़ते पकड़ते राजू कुली ट्रेन से उतर गया। कुछ ही देर बाद शहर की बिजली बत्ती टिमटिमाते हुए नजर आने लगी। आखिर शहर छूटने जो लगा था। सुधीर बाबू सोने का उपक्रम करने लगे, लेकिन नींद कोसों दूर थी। क्या सचमुच में मैं भी कुली हूं? तर्क वितर्क तो इनके खून में ही समा चुका था। आखिर राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर जो ठहरे, वे अगले ही पल अभी तक की अपनी पूरी जिंदगी की स्कैनिंग करने में लग गए। गरीब माता पिता ने ही तो पालन पोषण किया। बचपन में ही माता पिता से इन्हें सीख मिल गई, गरीबी से पार पानी हो तो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना ही पड़ेगा। लगभग 10 साल होते होते बड़ा आदमी बनने का बोझ इन्होंने अपने नाजुक दिलो दिमाग पर डाल दिया। इस बोझ ने उन्हें न तो कभी बचपन का एहसास होने दिया और न ही लड़कपन का। उन दिनों BA में एडमिशन कराए ही थे जब मां स्वर्ग सिधारी। घर में खाना बनाने में भी समस्या उत्पन्न हो गई। आखिरकार दबाव या मजबूरी जो भी हो, उन्हें शादी करनी ही पड़ी। कुछ सालों बाद मास्टर डिग्री पूरी होने के बाद पहले ही प्रयास में सरकारी प्रोफेसर बन गए। उस कॉलेज में तकरीबन सभी प्रोफेसर PhD पास थे। नौकरी के साथ साथ PhD की धुन ने अगले 5 सालों तक कुछ भी सोचने का मौका ही नहीं दिया। PhD की डिग्री लेते लेते आंखों पर चश्मे का भी बोझ आ चुका था। आज कोई प्रोफेसर उनसे मिलने आए थे। दोनों मिलकर किसी बुक को प्रकाशित करने के संबंध में बातचीत किए थे। उस प्रोफेसर के जाते ही इनकी पत्नी बुरी तरह बरस पड़ी थी। दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? दिन भर कॉलेज, घर आकर किताबें लिखना, फिर दोस्तों से तर्क वितर्क करना, क्या यही जिंदगी है? बड़ा बेटा 6 साल का हो गया है, अभी तक स्कूल जाना शुरू नहीं किया। बदमाशी की सीमा नहीं है। दोनों छोटे भाई बहन से मारपीट करते रहता है। गली में आवारा की तरह घूमते रहता है। रहने के लिए घर नहीं बना पाए। बहुत हो गया, मैं और सहन नहीं कर सकती। परिवार का सही ढंग से बोझ उठाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे सारे कॉपी किताबों को कबाड़ी में बेच दूंगी। और हाँ, आने दो तुम्हारे दोस्तों को, उसे भी छोड़ूंगी नहीं। जिंदगी में पहली बार पत्नी की इस रौद्र रूप देखकर सुधीर बाबू सहम गए। आज उन्होंने एक और जिम्मेवारी वाली बोझ अपने कंधों पर उठा लिया। महीना पूरा होते होते बड़े बेटे, छोटे बेटे तथा बेटी का एडमिशन शहर के नामी स्कूल में करवा दिए। हर शाम 7 से 9 बजे तक बच्चों को पढ़ाने में लगने लगे। घर बनाने का भी काम चालू हो गया। 6 महीना बीतते बीतते घर बनकर तैयार हो गया। उधर पिताजी की भी तबीयत खराब रहने लगी थी। पिताजी को उठाना बैठाना, नित्य क्रिया से निवृत्त कराना, यह बोझ भी उनके ऊपर आ गया। पारिवारिक चंगुल में फंसने के बाद अपनी शौक किताब लिखने की इच्छा को भी तिलांजलि देनी पड़ी। समय तेजी से बीतते जा रहा था। आधी से अधिक नौकरी पूरी हो चुकी थी, लेकिन दोनों बेटा अभी भी बेरोजगार ही था। बेटी की तो किसी तरह हैसियत से भी अधिक दहेज देकर अच्छे घर में शादी करवा दी थी।
बेटों का नौकरी ना सही, बिजनेस में ही हाथ आजमाने के लिए 20-20 लाख लोन निकलवा दिए थे। बिजनेस फेल होने के कारण 40 लाख रुपये के लोन का भार भी इन्हीं के सर पर आ गया। इसी परेशानी तथा टेंशन ने इनके ऊपर डायबिटीज एवं हाई ब्लड प्रेशर का भी बोझ लाद दिया। पत्नी तथा बेटों के ताने का बोझ तो और भी अधिक भारी लगने लगा। यही सब सोचते सोचते पता नहीं कब नींद भी आ गई। उठिए सर, ट्रेन नई दिल्ली पहुंच चुकी है। कोच अटेंडेंट की आवाज़ सुनते ही सुधीर बाबू उठकर अचानक बैठ गए। अगले ही पल उन्होंने आवाज़ लगाई, कुली। सामने कुली पहुंच गया। तकरीबन 1 घंटे बाद सुधीर बाबू अपने कॉलेज पहुंच गए। कुछ दिनों पहले ही तो इनका ट्रांसफ़र यहाँ पर हुआ था। समय तेजी से पंख फैलाए उड़े जा रहा था। घर परिवार से अलग रहे करीब 4 महीने बीत गए थे। आज गर्मी की छुट्टी शुरू होते ही वे एक बार फिर अपने घर एवं शहर की ओर लौट पड़े। एक बार फिर आदित्यपुर एक्सप्रेस अपनी अगली यात्रा के लिए रवाना हो गई। ट्रेन में बैठे सुधीर बाबू को आज फिर से उस कुली की याद आने लगी। न जाने क्यों वे आज उस कुली से मिलना चाहते थे। ट्रेन उनके स्टेशन पहुंच गई। वे प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रॉली के साथ लगभग 15 मिनट तक रुके रहे। लगभग 10 कुली ने उन्हें पूछा, सबको मना कर दिया। हार कर एक कुली को बुलाया। कुछ ही देर पश्चात उस कुली के पीछे पीछे वे भी बाहर की ओर चल पड़े। अचानक सुधीर बाबू उस कुली से पूछ बैठे, राजू कुली को पहचानते हो? उस कुली ने तपाक से उत्तर दिया, जी मैं उनका बेटा हूँ। पिछले ही महीने तो उनकी मृत्यु हुई है। आखिर 3 साल से कैंसर से जंग जो लड़ रहे थे। क्या बताऊं साहब, पूरी जिंदगी हंसते हंसाते बिना किसी शिकवा शिकायत के ही बिता दिए। कभी भी अपने ऊपर गम या बीमारी हावी ना होने दिए। साहब, मरना तो सबको है, मगर जिंदा दिली भी कोई चीज होती है। मगर साहब, आप हमारे पिताजी को पहचानते कैसे हैं? एक बार मिले थे इधर से जाते वक्त। आज सुधीर बाबू को अपनी पीएचडी की डिग्री बिल्कुल बेकार लगने लगी, क्योंकि इस डिग्री ने उन्हें जिंदा दिली तथा मुस्कुराने की कला जो नहीं सिखाई थी। श्रोताओं, यह कहानी कैसी लगी जरूर लिखिएगा। शीघ्र मिलेंगे अपनी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना तथा अपनों का अवश्य ख्याल रखें।